नमस्कार स्टूडेंट्स, शिवालय एजुकेशनल ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में अपन नॉन कोऑर्डिनेट तक के सभी फाइलम जो हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट का अध्ययन करने से पहले अपन बीच में इसके अंदर लेते हैं हेमी कोऑर्डिनेट। ये जो हेमी कोऑर्डिनेटा है, प्रारंभिक क्लासिफिकेशन के दौरान इसको कोऑर्डिनेटा में रखा जाता था, परंतु आजकल की क्लासिफिकेशन में हेमी कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच में योजक कड़ी के रूप में माना जाता है। चर्चा करते हैं क्यों रखा जाता है। हेमी कोऑर्डिनेट पर जो है ये दिया गया है बेटसन के द्वारा। हेमी कोऑर्डिनेट पर जो है ये दिया गया है बेटसन के द्वारा। हेमी कोऑर्डिनेट के सामान्य कैरेक्टरों की चर्चा करते हैं अपन। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण देखो, टेबल की बात हम करते हैं तो टेबल में अपन ने इस हेमी कोऑर्डिनेट को रखा था कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब लिखा है बेटा हेमी कोऑर्डिनेटा और कोऑर्डिनेटा वही रखा था अपन ने। तो इसके अंदर देहगुआ की बात हम करते हैं तो एंटेरोसिल प्रकार की देहगुआ पाई जाती है। ये कैसे होते हैं? एंटेरोसिलोमेट होते हैं, एंटेरोसिलोमेट। बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसके अलावा अगर सममिति की बात करते हैं तो बाइलेटरल सममिति होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है। फिर आगे इसके कैरेक्टर्स की चर्चा करते हैं। कैरेक्टर्स की चर्चा करने से पहले अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है इसके अंदर बैलेनोग्लोसस का। तो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर बैलेनोग्लोसस। बैलेनोग्लोसस के बेस पे अपन इसके सारे कैरेक्टर जो है वो याद कर सकते हैं, और कैरेक्टर बहुत ज्यादा याद करने के नहीं है, 2 या 3 कैरेक्टर हैं जो अच्छे से अपने को ध्यान रखते हैं। बैलेनोग्लोसस की बात करते हैं तो इनका शरीर जो होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है। शरीर जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके अंदर सबसे आगे का जो भाग होता है ये प्रोबोसिस होता है, दूसरा जो भाग होता है ये कोलन होता है, और तीसरा जो भाग होता है ये इसका ट्रंक होता है। ये 3 पार्ट होते हैं। और प्रोबोसिस भाग की बात करते हैं तो प्रोबोसिस भाग में एक अंतःकंकाल के रूप में एक छड़नुमा संरचना पाई जाती है। ये छड़नुमा संरचना जो है इसको कहा जाता है बकल डायवर्टिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बकल डायवर्टिकुलम। और यही बकल डायवर्टिकुलम जो है इसी को प्रारंभिक रूप से नोटोकोड माना जाता था, और इस बकल डायवर्टिकुलम के कारण से ही इसको कोऑर्डिनेटा संघ में रखा जाता था। पर जब देखा गया कि ये बकल डायवर्टिकुलम जो है, इस बकल डायवर्टिकुलम का उद्भव जो होता है वो सामान्य नोटोकोड के समान नहीं होता है। इसके कारण से फिर हेमी कोऑर्डिनेटा जो है, इस हेमी कोऑर्डिनेटा को ना नॉन कोऑर्डिनेट में और ना ही इसको कोऑर्डिनेट में रखा जाता है। ये उन दोनों के बीच में एक संयोजक कड़ी के रूप में रहता है। चलो कैरेक्टर की बात हम करते हैं। शरीर की बात करें तो शरीर 3 भागों में 3 भागों में विभक्त है शरीर। अगर 3 भागों की बात करते हैं तो 3 भाग कौन से हो गए? प्रोबोसिस हो गया, कोलर हो गया और ट्रंक भाग हो गया। फिर हम बात करते हैं इसके प्रोबोसिस भाग जो होता है। प्रोबोसिस भाग जो है, प्रोबोसिस भाग में एक संरचना, और संरचना का नाम क्या बताया? बकल डायवर्टिकुलम। एक संरचना बकल डायवर्टिकुलम होती है, जिसको क्या समझा जाता था? प्रारंभिक रूप से नोटोकोड के समजात माना जाता था, पर यह नोटोकोड के समजात संरचना नहीं होती है। और बाद में जब खोज हुई उसी के कारण से इसको फिर अलग रखा जाने लग गया। अब बात करते हैं इसके अंदर और कैरेक्टर क्या पाए जाते हैं। तो जैसे अपन ये कहा कि ये नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के बीच रखा जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि कुछ कैरेक्टर जो होते हैं इसके अंदर नॉन कोऑर्डिनेट के भी होंगे और कुछ कैरेक्टर इसके अंदर कोऑर्डिनेट के भी होंगे। कोऑर्डिनेट का जो कैरेक्टर था पहले, ये एक कैरेक्टर जो था ये एक कैरेक्टर कोऑर्डिनेट का माना जाता था। अब दूसरे कैरेक्टर्स की बात हम करते हैं तो इसके अंदर गिल स्लिट्स जो होते हैं, गिल छड़ जो होती है, गिल स्लिट्स जो होती है वो बहुत सारी पाई जाती है। अपन ने कोऑर्डिनेट के जो बेसिक कैरेक्टर बताए थे मैंने, तो उसमें से तीसरा कैरेक्टर जो बताया था मैंने वो बताया था फेरेंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंस। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं।
इसके कारण से, इस कैरेक्टर के कारण से इसको नॉन कोडेड में भी नहीं रखा जाता। अब नॉन कोडेड के कैरेक्टर की बात हम करते हैं तो देखो ये जो कॉलर रीजन है, ये कॉलर रीजन है, अपन ने जब आठवां पढ़ा था उस आठवां में अपन ने ये देखा था कि ये आठवां में खंड संख्या 14, 15, 16 पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, नाम होता है उसका क्लाइटेरम। इस क्लाइटेरम के समझात माना जाता है इसको, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर इसके अंदर है जो कि संघ एनालिटा के समझात होते हैं, और कुछ कैरेक्टरों की बात हम करते हैं तो कुछ कोर्डेटा के समझात होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर, इसके कारण से क्या हुआ, ये एक कनेक्टिव यूनिट के रूप में रखा जाता है। कनेक्टिव यूनिट के रूप में, और कनेक्टिव यूनिट किसकी, तो कनेक्टिव यूनिट किसके बीच में है, तो नॉन कोडेड और कोडेड के बीच में, नॉन कोडेड व कोडेड के बीच है। चल फिर हम बात करते हैं इसके अंदर क्लास की। क्लास की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो क्लास आती है, एक आती है एंटीरियरिस्टा और दूसरी क्लास जो आती है वो आती है इसके अंदर कैरोब्रेंकिया। एंटीरियरिस्टा की बात करते हैं, एग्जांपल के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, बेलेनोग्लोसस है, बेलेनोग्लोसस सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, ये इसकी दो क्लासेस हैं और एग्जांपल हो गया इसके अंदर बेलेनोग्लोसस का। चलो इसका स्नैपशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट लेते हैं। चलो नेक्स्ट अपन लेते हैं कोर्डेटा के बारे में। कोर्डेटा जो है उस कोर्डेटा के बारे में अपन ने लिया, यहाँ पे कोर्डेटा जो है उसको दो पार्ट बनाए गए, किसके बेस पे, तो वही अपन ने तीन कैरेक्टर लिए थे, सबको याद होगा तुम लोगों को तीन कैरेक्टर कौन कौन से थे, तीनों कैरेक्टर चर्चा कर लेते हैं अपन तीनों कैरेक्टर की वापस से। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, पहला था नोटोकोड की उपस्थिति, दूसरा क्या था, दूसरे की बात अपन की थी डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, अपन ने बात की थी दूसरे की पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु, और तीसरा कौन सा था, तीसरा था ग्रसनीय क्लोम छिद्र, ग्रसनीय क्लोम छिद्र। ये तीन कैरेक्टर जो हैं, ये तीन कैरेक्टर अपन ने कोडेड के बेसिक कैरेक्टर में लिए थे। अब यहाँ पर ये तीनों कैरेक्टर होते तो हैं, तीनों कैरेक्टर होते तो हैं, पर इनकी प्रेजेंस जो होती है वो डेवलप में है और या नॉन डेवलप में है, तो उस बेस पे यहाँ पर दो पार्ट बनाएंगे। कौन कौन सा बनाएगा, एक बनाएगा प्रोटोकोड डेटा और एक बनाएगा यूकोड डेटा। प्रोटोकोड डेटा का मतलब होता है कि ये जो कोड डेटा के कैरेक्टर जो होते हैं ये कैसे हैं, तो ये कम विकसित कैरेक्टर है। प्रोटोकोडेड का मतलब होता है कोडेड कैरेक्टर कम विकसित हैं, तो अपन ने लिखा है यहाँ पर कम विकसित कैरेक्टर होते हैं, कम विकसित लक्षण है यहाँ पे। यहाँ पर यू कोडेड की बात हम करते हैं तो यू कोडेड कैसे रहेगा, तो यहाँ पर विकसित कैरेक्टर पाए जाएंगे। ये जो तीनों कैरेक्टर हैं, ये तीनों कैरेक्टर यहाँ पर विकसित पाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं अपन, यहाँ पर इनका दूसरा वर्ड जो है वो दिया गया एक्रेनियटा, इधर दिया गया क्रेनिटा। क्रेनियम, क्रेनियम जो शब्द होता है क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब होता है कपाल, तो एक्रेनिटा जो होता है इसके अंदर कपाल अनुपस्थित होता है। ये जो एनिमल होते हैं इनके अंदर कपाल अनुपस्थित है, कपाल अनुपस्थित होता है। इसी प्रकार से जो क्रेनिटा वर्ड होता है, इस क्रेनिटा में कपाल उपस्थित है, इसमें कपाल उपस्थित है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये दो पार्ट बन गए, प्रोटोकोडेटा और यूकोडेटा, इन्हीं के दूसरे नाम हो गए एक्रेनिटा और क्रेनिटा। फिर हम बात करते हैं प्रोटोकोडेट की। देखो प्रारंभिक क्लासिफिकेशन में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हेमिकोडेटा, जब मैंने बताया था तो उस समय मैंने ये कहा था कि हेमिकोडेटा को पहले कोडेटा में रखा जाता था। तो ये जो प्रोटोकोडेट है, इसी प्रोटोकोडेट के पहले तीन पार्ट बनाए जाते थे। तीन पार्ट कौन से, तो पहला इसके अंदर हेमिकोडेट बनाया जाता था, फिर इसके अंदर यूरोकोडेट और फिर उसके बाद में सिफेलोकोडेट। तो जब देखा गया कि हेमिकोडेट जो है, इस हेमिकोडेट में मेन जो वोकल आर्टिकुलर पाई जाती है वो वास्तविक प्रोटोकोड नहीं होती है, तो उसको फिर यहाँ से अलग किया गया। और अब इसके अंदर दो उपसर्ग आते हैं, कौन कौन से, तो यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। अब अपन इनकी चर्चा करते हैं। यूरोकोडेटा, यूरोकोडेटा एनिमल जो है, मतलब सीधा सा अपन ये कहा कि ये जो पार्ट है ये कौन सा है, जिसके अंदर ये तीन कैरेक्टर जो है, तीन बेसिक कैरेक्टर जो है वो थोड़े कम विकसित हैं, जीवन की किसी अवस्था में है पर थोड़े बहुत कम विकसित हैं। चलो यूकोडेट की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले इसको समझाने के लिए अपन इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं।
इसके अंदर एक एग्जांपल बताता हूं तुमको। एक एग्जांपल जो है वो अपन ने ले लिया इसके अंदर हार्डमानिया। ये एक एनिमल होता है हार्डमानिया, जो कि चट्टान से चिपका हुआ एनिमल होता है। चट्टान से चिपका हुआ एनिमल पाया जाता है। इस तरीके से ये एनिमल है। यही संरचना होती है। सामान्यतः इसको समुद्री आलू कहा जाता है, समुद्री फंवारा कहा जाता है, सी स्क्वर्ट बोला जाता है इसको। तो ये एनिमल है। इसी एनिमल का लार्वा भी होता है। तो इसका जो लार्वा होता है वो इसके अंदर टेडपोल लार्वा होता है। इसी का जो लार्वा होता है वो टेडपोल लार्वा होता है। इन एनिमल्स में, यूरोपोडेट जो एनिमल्स होते हैं, इनमें नोटोकोड, अगर वयस्क की बात करें अपन, अगर एडल्ट की बात करें, एडल्ट एनिमल में नोटोकोड नहीं पाई जाती है। एडल्ट एनिमल जो है इसके अंदर नोटोकोड नहीं पाई जाती है। जब तक इसके अंदर ये लार्वल फॉर्म नहीं देखी गई थी, जब तक लार्वल फॉर्म नहीं देखी गई थी, तब तक इस हार्डमानिया को नॉन कोडेड का ही एक पार्ट माना जाता। और जब इसकी लार्वल फॉर्म देखी गई तो ये देखा गया कि इसके अंदर इसमें नोटोकोड होती है, और कहां, केवल पूंछ भाग तक सीमित रहती है। इसके अंदर नर्व कोड भी पाई जाती है। इसका जो लार्वा होता है इसमें नर्व कोड भी पाई जाती है। परंतु यहाँ अगर बात करें तो नर्व कोड जो होता है वो एक छोटी तंत्रिका के रूप में होती है। छोटी सी तंत्रिका होती है जो इसके डोर्सल भाग में पाई जाती है। एक तरफ 3 तंत्रिका निकलती है, एक तरफ इसके अंदर 2 तंत्रिका निकलती है। इस तरीके से इसका नर्व कोड वाला जो पोर्शन होता है वो भी थोड़ा कम विकसित होता है। नोटोकोड वाला एडल्ट में अनुपस्थिति होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स की। गिल स्लिट जो होता है, ये एक कैरेक्टर जो होता है वो बहुत विकसित होता है। यहाँ पे गिल स्लिट जो होता है वो स्टिग्मेटा के रूप में पाया जाता है। थोड़े से गिल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, वो बहुत सारे होते हैं। तो ये 3 कैरेक्टर जो होते हैं वो 3 कैरेक्टर पाए तो जाते हैं पर जीवन की केवल किसी अवस्था में। जैसे अपन ने बात किया यूरोकोडेट जो है, तो इसमें अपन ने क्या कहा, नोटोकोड केवल लार्वा में, नोटोकोड केवल लार्वा में उपस्थित। फिर हम बात करते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं इसके शरीर के बाहर एक मोटा सा आवरण पाया जाता है, एक बहुत गर्म आवरण पाया जाता है। अपन इसको ट्यूनिसीन कहते हैं। ट्यूनिसीन का आवरण उपस्थित। अब देखो ट्यूनिसीन का जो आवरण होता है, इसी ट्यूनिसीन के कारण से ये जो यूरोकोडेट्स होते हैं इनको ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है। इनको ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है। तो ये ट्यूनिसीन का आवरण होता है। फिर अपन बात करते हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके अंदर। ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए है, तो यहाँ पर अपन ने अभी मैंने तुमको बताया कि लार्वा जो होता है वो एडल्ट की बजाय ज्यादा विकसित होता है। लार्वा एडल्ट की बजाय ज्यादा विकसित होता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन पाई जाती है, इसके अंदर अधिक विकसित लार्वा कम विकसित वयस्क में बदलता है। ये जो क्रिया होती है इसको कहा जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव कायांतरण। रेट्रोग्रेसिव कायांतरण, हिंदी वर्ड की बात हम करते हैं तो इसको अपन कहेंगे प्रतिगामी कायांतरण। प्रतिगामी कायांतरण। तो ये एनिमल ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, नोटोकोड केवल लार्वा अवस्था में है, ट्यूनिसीन का आवरण पाया जाता है और इसके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर क्लास की। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर 2 क्लासें बनती हैं, सॉरी 3 क्लासें बनती है। कौन कौन सी? पहली आती है इसके अंदर थैलेसिया, दूसरी आती है एसिडेसिया और तीसरी आती है इसमें लार्वेसिया। ये 3 क्लासें आती है। जब अभी मैंने एग्जांपल तुमको बताया था एसिडेसिया, ये एसिडेसिया जो है, इस एसिडेसिया में एग्जांपल आता है अपने हार्डमानिया। हार्डमानिया, ये जो हार्डमानिया है, इस हार्डमानिया की अगर चर्चा करें तो ये हार्डमानिया जो है, इस हार्डमानिया का कॉमन नेम इसे कहा जाता है सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब होता है समुद्री फंवारा। ये हो गया समुद्री फंवारा। तो ये अपने यूरोकोडेट का पार्ट हुआ। बेसिक कैरेक्टर्स हैं, बेसिक कैरेक्टर ध्यान रखना, 3 कैरेक्टर है, बहुत है इसके लिए, यूरोकोडेट्स के लिए। अब बात करते हैं सिफेलोकोडेट्स की। सिफेलोकोडेट जो है, सिफेलोकोडेट्स इन एनिमल से थोड़े से विकसित होते हैं। और सिफेलोकोडेट में अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो सिफेलोकोडेट का एग्जांपल आता है इसके अंदर एक एनिमल है जिसका नाम होता है ब्रैंकियोस्टोमा। इस तरीके से एनिमल होता है ये।
ये एनिमल है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिओक्सस, सिफेलोपोडेट। सिफेलोपोडेट का जो एनिमल होता है, इस एनिमल में लार्वावस्था नहीं पाई जाती है, लार्वावस्था जो है वो नहीं पाई जाती है, और इसके अंदर नोटोकोड जो होती है, नोटोकोड जीवन भर पाई जाती है, इसमें नोटोकोड जीवन भर पाई जाती है, जीवन भर उपस्थित। ये जो एनिमल है, ये एनिमल दोनों तरफ से नुकीले होते हैं, दोनों तरफ से नुकीले होते हैं। अतः इनका जो सामान्य नाम है, कॉमन नेम जो होता है, वो कॉमन नेम इसका लैंसलेट होता है, सामान्य नाम लैंसलेट। लैंसलेट का मतलब होता है समुद्री भाला, ये दोनों तरफ से नुकीला होता है। चल फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर कायांतर जो है, कायांतर का तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये लार्वावस्था जो है वो नहीं होती है, तो सीधा सा हम कहते हैं लार्वल स्टेज जो होती है वो एब्सेंट है इसके अंदर, अनुपस्थित। लार्वल स्टेज जो होती है वो अनुपस्थित होती है। अब इसके अंदर अपन क्लास में लेते हैं, तो इसके अंदर एक ही क्लास आती है, नाम होता है उसका लैप्टोकोर्डी। लैप्टोकोर्डी, ये जो लैप्टोकोर्डी है, ये लैप्टोकोर्डी में एग्जांपल जो अपन रखते हैं वो आ जाता है अपने एम्फिओक्सस। इसी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा ये इसी का दूसरा नाम होता है। तो यहाँ पर अपने जो प्रोटोपोडेट हैं, इस प्रोटोपोडेट का पोर्शन जो है वो कंप्लीट है, तुम लोग इसका स्नैपशॉट लो, फिर उसके बाद में अपन यूरोकोडेट जो है, इस यूरोकोडेट का पोर्शन लेते हैं, एक बार इसको स्नैपशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट अपन लेते हैं ऑप्शन वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो है ये इनसे विकसित कैसे हुआ, तो देखो विकसित की बात हम करते हैं तो यहाँ तो अपन ने चर्चा करेगी कि कोडेट के कैरेक्टर जो है वो विकसित पाए जाते हैं। क्रेनेटा की चर्चा अपन ने कर ली कि यहाँ पर कपाल उपस्थित है, इसलिए इसको क्रेनेटा कहा जाता है। अब इसके अंदर जो ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन में ये वर्टिब्रेटा जो पार्ट आता है, वर्टिब्रेटा का मतलब क्या है, तो वर्टिब्रेटा का इंग्लिश वर्ड, देखो हिंदी वर्ड की अगर बात अपन करते हैं तो इसको अपन कहते हैं कशेरुकी। वर्टिब्रेटा का हिंदी वर्ड अगर बात करते हैं तो इसको बात करते हैं अपन कशेरुकी कहते हैं। वर्टिब्रेटा शब्द जो आता है वो क्यों दिया गया, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाती है, नाम होता है इसका वर्टिब्रल कॉलम। हिंदी वर्ड की बात हम करते हैं तो इसे अपन कहेंगे कशेरुक दंड। कशेरुक दंड। तो ये जो प्राणी है, अब जितने भी एनिमल्स अपन पढ़ने वाले हैं, अब इनके अंदर जितनी भी एनिमल्स पढ़ने वाले हैं उनमें नोटोकोड जो होती है वो नोटोकोड डेवलप हो गई। किसके फॉर्म में, तो नोटोकोड डेवलप हो गई वर्टिब्रल कॉलम, या अपन जिसे कहते हैं कशेरुक दंड के रूप में। अब देखो एक जनरल सा क्वेश्चन ये बन जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसमें जनरल सा क्वेश्चन बन जाता है। देखो सभी वर्टिब्रेट जो है, सभी वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट है, सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है कि सभी वर्टिब्रेट जो है वो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट का एक हिस्सा है, पर सभी कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, ये ऑप्शन में आ जाता है सही है या गलत है, तो सभी कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं जो कि प्रोटोकोऑर्डिनेट और एक्रेनिटा में रखे जाते हैं। मतलब सीधा सा अपन कहेंगे यूरोकोऑर्डिनेट और सिफेलोकोऑर्डिनेट जो होते हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, पर सभी वर्टिब्रेट जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। क्लियर है, चल आगे चलते हैं अपन। ये वर्टिब्रेटा जो है इसके दो समूह बनाए गए। दो समूह कौन से बनाए गए, तो समूह एक तो बन गया एग्नेथा और एक बन गया नेफ्रोस्टोमेटा। किसके बेस पे बनाए गए, तो ये बनाए गए जबड़ों के बेस पे। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स में वास्तविक जबड़े जो होते हैं वो नहीं होते हैं, वास्तविक जबड़े अनुपस्थित, वास्तविक जबड़े जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अब देखो इस एग्नेथा में एक सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं कि उसके कैरेक्टर आसानी से याद आ जाएंगे। एग्नेथा जो आता है, इस एग्नेथा में एक एनिमल आता है, नाम होता है उसका पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन जो होती है वो पेट्रोमाइजोन, अगर अपन ये कहें कि किसके समान होती है, तो होने में वो भी एम्फिओक्सस के समान ही होती है, होने में एम्फिओक्सस के समान ही होती है। पर अगर इसके मुख की बात करते हैं तो मुख जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। मुख की बात अगर करें तो मुख जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसके अंदर पंख जो होते हैं वो युग्मित पंख नहीं होते हैं। मतलब जैसे मछलियों की बात हम करते हैं तो उसके अंदर दो डोर्सल, दो कोडल, दो वेंट्रल फिन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये युग्मित पंख जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो देखो कैरेक्टर्स की बात हम करते हैं।
कैरेक्टर्स क्या है, शरीर जो है सल्क रहित, सल्क के ऊपर नहीं पाए जाते हैं, सल्क रहित है। युग्मित पंख जो होते हैं, युग्मित पंख, तो युग्मित पंख की अगर बात करते हैं तो पैड फिन्स, तो पैड फिन्स जो होते हैं वो भी अनुपस्थित होते हैं इसके अंदर। अब दिखने में जो है वो मछली के समान दिखाई देती है, दिखने में मछली के समान दिखाई देती है, पर अगर अपन बात करें मछली के समान दिखाई देती है पर मछली के कैरेक्टर जो है वो नहीं पाए जाते। क्यों, देखो ये कैरेक्टर अपन ने लिया यहाँ पे, सल्क रहित होती है, युग्मित पंख जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। अगर अपन ये कहें कि इनके अंदर गिल्स, गिल्स की बात करते हैं तो गिल्स जो होते हैं वो 7 से 14 जोड़ी पाए जाते हैं, जबकि मछलियों की बात करते हैं तो वहां तो 5 से 7 जोड़ी ही पाए जाते हैं। और इन कैरेक्टर जो है, इन कैरेक्टरों के बेस पे ये जो एनिमल्स हैं, ये जो एनिमल्स एग्नेथा में जो एनिमल्स आएंगे, इन एग्नेथा के एनिमल्स को अपन फॉल्स स्पीशीज कहते हैं, फॉल्स स्पीशीज कहा जाता है। मतलब ये दिखने में मछलियां हैं, बाकी मछलियों का कैरेक्टर इसमें नहीं पाया जाता। चलो आगे देखते हैं अपन। अब ये जो कैरेक्टर रहे अपन, ये कैरेक्टर अपन ने लिए, तो देखो यहाँ पर एक सिंगल आंखें जो कि एक जोड़ी में पाई जाती है। यहाँ पर नोस्ट्रिल जो होता है, इसका नोस्ट्रिल की बात हम करते हैं तो नासा मार्ग होता है वो सिंगल होता है, सिंगल नोस्ट्रिल होता है इसमें। सिंगल नोस्ट्रिल मतलब नासा से, नासा से। इस नोस्ट्रिल जो है, इस नोस्ट्रिल के पीछे की पार्ट में अगर कहें तो एक बहुत संरचना पाई जाती है जिसको अपन इसका तीसरा नेत्र कह सकते हैं, पीनियल ग्लैंड होती है। इसमें पीनियल ग्रंथि उपस्थित, पीनियल ग्रंथि। और ये जो पीनियल ग्रंथि है, इस पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाएगा, तो इसका तीसरा नेत्र कहा जाता है, इसका तीसरा नेत्र कहा जाता है। ये इसकी पीनियल ग्लैंड का पार्ट होता है। अब चलो अब इसके अंदर एग्नेथा जो है, इस एग्नेथा की क्लासों की बात करते हैं। क्लास कौन कौन सी है, तो एग्नेथा की जो क्लासें हैं, क्लासों की अपन चर्चा करते हैं तो इसके अंदर 2 क्लासें रखी जाती है। एक तो आती है इसके अंदर ओस्ट्रेकोडर्म, ओस्ट्रेकोडर्म। ये जो ओस्ट्रेकोडर्म है, इसके एनिमल जो है वो लुप्त हो चुके हैं, तो बुक्स में ये क्लास जो है वो नहीं दी जाती है। केवल एक ही क्लास बताई जाती है इसके अंदर, वो बताई जाती है साइक्लोस्टोमेटा। इसके अंदर एक ही क्लास बताई जाती है साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा वर्ड क्या है, तो साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं। साइक्लो का मतलब होता है चक्राकार, सर्कुलर, और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। तो ये जो एनिमल्स हैं इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर चक्राकार मुख पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, इसमें चक्राकार मुख पाया जाता है, सर्कुलर माउथ होता है। ये देखो ये वाला जो माउथ होता है ये सर्कुलर माउथ होता है। अगर इसके माउथ को देखें अपन, अगर वेंट्रल पोर्शन से देखें तो देखो माउथ से जैसे है, तो ये इसका हेड पोर्शन है और इस हेड में यहाँ पर ये चक्राकार मुख पाया जाता है। ये जो चक्राकार मुख है इस पर इस तरीके से दांत भी पाए जाते हैं, इस पर दांत भी पाए जाते हैं। पर अपन ने यहाँ पर तो क्या कहा कि वास्तविक जबड़े अनुपस्थित होते हैं। और वास्तविक जबड़ों की बात हम करते हैं तो वास्तविक जबड़े किसका पार्ट होते हैं, मेसोडर्म का पार्ट होते हैं। पर इसके अंदर ये जो दांत होते हैं ये एक्टोडर्म का पार्ट होता है। तो चक्राकार मुख है, मुख पर अनेक दांत उपस्थित है, दांत उपस्थित है। और ये एनिमल कैसा है, तो ये एनिमल जो होता है वो विभिन्न प्रकार के कछुए और मछलियों पर बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है। ये जो एनिमल होते हैं ये बाह्य परजीवी के रूप में होते हैं, बाह्य परजीवी के रूप में। सीधा सा अपन कहेंगे ये मांसाहारी होते हैं, मांसभक्षी होते हैं। उसी प्राणी का जो स्किन होती है, जैसे ये किसी मछली के या कछुए की चिपक जाती है और फिर अपने दांत जो है इसके द्वारा उसकी स्किन जो है इस स्किन को तोड़ती है। और इसके अंदर जो जीभ होती है वो जीभ भी दांत युक्त होती है। टंग जो होती है वो भी तीत होते हैं उसके ऊपर, जीभ भी दंत युक्त होती है, जीभ के ऊपर भी इसके अंदर दांत पाए जाते हैं। अब साइक्लोस्टोमेटा जो है, साइक्लोस्टोमेटा में एग्जांपल की चर्चा अपन ने की थी, तो एग्जांपल मैंने तुम लोग बता ही दिया यहाँ पे। तो एग्जांपल कौन सा आ जाएगा यहाँ पे,
एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आ जाएगा इसके अंदर पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन और पेट्रोमाइजोन के साथ में एक और एग्जाम्पल आ जाता है अपने मैगजाइन। पेट्रोमाइजोन जो है इसका जो कॉमन नेम है लैम्प्रे और दूसरा एग्जाम्पल आ गया अपने मैगजाइन। तो अपने यहाँ पे ये वर्टिब्रेटा का जो एग्रेटा का जो पोर्शन है, ये एग्रेटा का पोर्शन कंप्लीट है। तुम लोग स्नैपशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो अब अपने पार्ट अपन लेते हैं नेथोस्टोमेटा का। नेथोस्टोमेटा के पार्ट की बात हम करते हैं तो नेथोस्टोमेटा जो है, नेथोस्टोमेटा सीधा सा अभी अपन ने वहां पर जो कैरेक्टर लिया था कि किस बेस पे बांटा, तो इनको बांटा अपन ने जबड़ों के बेस पे। तो जबड़ों के बेस पे नेथोस्टोमेटा जो होते हैं वो कौन से होंगे, तो यहाँ पर वास्तविक जबड़े उपस्थित। इन एनिमल्स में वास्तविक जबड़े उपस्थित, वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं, मतलब मेसोडर्म से बने हुए दांत मसूड़े इनके अंदर पाए जाते हैं। अब नेथोस्टोमेटा की बात करते हैं तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हमने फिर से बांटा। किस में बांटा, तो इसके अंदर बढ़ गए दो अगले वर्ग, मतलब सुपर क्लास बन गए। कौन कौन सी बन गई, तो इसके अंदर एक तो आ जाती है पीसीज और दूसरी आ जाती है टेट्रापोडा। पीसीज और टेट्रापोडा। पीसीज सबको पता है इसमें कौन आएगा, तो इसके अंदर मछलियां आएंगी। इसमें मछलियों को रखा जाता है, सभी मछलियां जो है ट्रू फिशेज जो है वो यहाँ पर रखी जाती है। टेट्रापोडा जो होते हैं, टेट्रापोडा मतलब हो गया चार और पोडा मतलब हो गया पैर। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, दो जोड़ी पैर उपस्थित। अब अपन इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अपन बात कर रहे हैं पीसीज। पीसीज के कुछ कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर हैं, फिर अपन इसकी क्लास जो है वो अलग से पढ़ेंगे। पीसीज के बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो शरीर कैसा होता है, शरीर इनका नौकाकार होता है। नौकाकार मतलब सीधा सा आपने कहा बोट शेप होता है, नौकाकार होता है, जिसके द्वारा पानी में जब तैरती है तो इसके अंदर प्रेशर जो होता है बॉडी पे वो कम से कम लगे। फिर अपन बात करते हैं तो शरीर पर सल्क उपस्थित। सल्क का मतलब अपन ने कहा स्केल्स, सल्क उपस्थित। अब एक विशेष चीज ध्यान रखना, यहाँ जो सल्क होते हैं, मछलियों में जो सल्क पाए जाते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, तो ये मेसोडर्मल होते हैं। मेसोडर्मल स्केल्स होते हैं। और बाकी एनिमल्स में जैसे अगर अपन रेप्टाइल्स की बात करेंगे, एविज की बात करेंगे, वहां पर भी सल्क होते हैं, पर ये सल्क और वो सल्क अलग अलग होते हैं। रीजन इसका ये होता है कि ये तो होते हैं मेसोडर्मल स्केल्स, जबकि रेप्टाइल्स में और एविज में जो सल्क पाए जाते हैं वो एपिडर्मल की डेरिवेटिव होते हैं, एपिडर्मल की व्युत्पन्न होते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। सल्क किसके अंदर हो गए, सल्क उपस्थित हैं और मेसोडर्मल की उपस्थिति के कारण से अलग अन्य एनिमल जो हैं उसके द्वारा अलग होते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसके अंदर पूंछ जो होती है, पूंछ जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है, वो आगे अपन क्लास में देखेंगे, हेटेरोसर्कल और होमोसर्कल। मतलब दो पार्ट होते हैं जिसके अंदर अलग अलग, एक छोटा एक बड़ा होता है, और होमोसर्कल में जो होता है वो दोनों पार्ट समान से होते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर गिल्स की। गिल्स जो होते हैं तो इसके अंदर 5 से 7 जोड़ी पाए जाते हैं। वैसे इसके अंदर अपन अगर बात करेंगे तो 4 जोड़ी गिल्स जो है वो भी पाए जाते हैं। 4 जोड़ी, अपन जैसे स्कॉर्पियन की बात करेंगे तो वहां पर 4 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। सॉरी, जब लेबियोरोफिला की बात करेंगे तो 4 जोड़ी पाए जाते हैं। चलो ये मछलियों के जनरल कैरेक्टर्स हैं। अब अपन पीसीज जो है इस पीसीज वर्ग को ही आगे पढ़ते हैं। स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे वर्ग पीसीज के कुछ कैरेक्टर और हैं जिसमें अपन बात करते हैं। देखो पीसीज जो है इसका गोल्डन एरा, मतलब इसको स्वर्णिम युग की बात करते हैं तो स्वर्णिम युग जो है इसका डेवोनियन काल है। डेवोनियन काल में मछलियों का उद्भव हुआ और बहुत मात्रा में इसकी संख्या जो है वो बढ़ी। मछलियों के अध्ययन की बात करते हैं तो मछलियों का अध्ययन जो है वो कहलाता है इक्थियोलॉजी। ये जो प्राणी होते हैं, पीसी के प्राणी जो होते हैं वो शीतुदेहधारी प्राणी होते हैं।
कूल ब्लडेड मतलब इसका रक्त जो होता है वो ठंडा होता है और वातावरण के अनुसार चेंज हो सकता है। अगर वातावरण में गर्मी है तो रक्त गर्म हो जाएगा, ठंड है तो रक्त जो है वो ठंडा हो जाएगा। हार्ट की बात हम करते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका। हार्ट की बात हम करते हैं तो हार्ट जो है वो दो कक्षीय हृदय होता है। दो कक्षीय हृदय में क्या होता है, तो एक तो इसके अंदर आलिंद होता है, एक आलिंद होता है और एक निलय पाया जाता है। अब देखो ये जो हृदय होते हैं, इन हृदय में एक अतिरिक्त कक्ष और पाया जाता है, एक अतिरिक्त कक्ष और पाया जाता है, पर उसको कक्षों में काउंट नहीं करते हैं। वो जो कक्ष होता है उसको कहा जाता है साइनस वेनोसस, सिरा कोटर। ये पढ़ेंगे अपन। ये देखो पीसीज में है, फिर एम्फीबियन में पाया जाएगा और रेप्टाइल जो है रेप्टाइल में पाया जाता है। फिर एडीज और मैमल जो है उसके अंदर ये सिरा कोटर जो होता है वो साइनस वेनोसस, इंग्लिश वर्ड होता है साइनस वेनोसस। ये साइनस वेनोसस जो होता है वो एडीज और मैमल्स में नहीं पाया जाता है, बाकी ये सिरा कोटर होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर इसका जो हार्ट होता है इसको वेनस हृदय कहा जाता है। अब वेनस हृदय की बात करते हैं तो ये वेनस हृदय क्या होता है, तो देखो इसके हार्ट की अगर बात करें तो इसका हार्ट जो है वो दो कक्षीय है। दो कक्षीय में क्या हो गया, एक ऑरिकल हो गया और एक वेंट्रिकल हो गया। अब ऑरिकल जो है इसके पास रक्त जो आता है वो कहां से आता है, तो एक कक्ष और होता है इसके अंदर सिरा कोटर। इस सिरा कोटर में अशुद्ध रक्त मतलब सीधा सा हमने कहा ऑक्सीजन डीऑक्सीजन रक्त जो है वो आता है सिराओं के द्वारा। ये सिराओं से आया हुआ रक्त आलिंद के पास आता है, ऑरिकल के पास, फिर आता है ये वेंट्रिकल निलय के पास और निलय से चला जाता है फिर ये गिल्स के पास। गिल्स जो है यहाँ गिल्स में इसको ऑक्सीजन मिलती है और गिल्स से ये जो चला रक्त है ये चला जाता है बॉडी के पास। बॉडी में उस रक्त से O2 निकाल ली जाती है और ये रक्त जो है वापस DO2 रक्त हो जाता है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ये जो हृदय होता है इस हृदय ने कभी शुद्ध रक्त देखा ही नहीं है, मतलब सीधा सा आपने ये कहा कि ये हृदय जो होता है ये केवल सिराओं से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, इसलिए इस हार्ट को कहा जाता है सीरिय हृदय। सीरिय हृदय मतलब सिराओं से रक्त प्राप्त करता है, इसलिए इसको सीरिय हृदय कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं इनकी आरबीसी जो होती है वो केंद्रयुक्त होती है। क्रेनियन नर्वों की संख्या की बात करते हैं तो 10 पेयर्स पाए जाते हैं। ये कैरेक्टर अपने को सभी की ध्यान रखने हैं, 10 पेयर्स यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं पीसीज जो है, इस पीसीज को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्ग कौन कौन से हैं, मुख्य वर्ग जो है वो बनाए गए इसके अंदर कॉन्ड्रिक्टिज और एक बनाया गया है ऑस्टिक्टिज। इसी वर्गों में या तो अपन यहाँ पे बड़े वर्गों की बात कर लो या फिर यहाँ पर ये छोटे वर्ग जो है इलास्मोपेरेन्काई और वोलेसिपलाई, और ऑस्टिक्टिज की बात करते हैं अपन टीलियोस्टाई और डिप्लोइड। अपन ये दो मुख्य पार्ट है इसके, मतलब ये दो वर्ग इसमें रखे जाएंगे, ये दो वर्ग जो है वो इस ऑस्टिक्टिज में रखे जाते हैं। कॉन्ड्रिक्टिज की बात करते हैं तो कॉन्ड्रिक्टिज का मतलब होता है उपास्थि मसलियां और ऑस्टिक्टिज का मतलब होता है अस्थिल मसलियां। कॉन्ड्रिक्टिज जो है इसके अंदर अंतःकंकाल किसका बना होता है, उपास्थि का। उपास्थि मतलब हो गया कार्टिलेज, कार्टिलेजियस कंकाल हो गया इसके अंदर, कार्टिलेज का। जबकि यहाँ पर होता है ये अस्थिर कंकाल, मतलब सीधा आपने कहा कि बोनी स्टेबल पाया जाता है, अस्थिर कंकाल पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं इनके अंदर सल्क की। देखो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स अपन समझते हैं, दो डायग्राम मिलते हैं, दो पीसेस के, फिर अपन समझते हैं इसको। तो एक एग्जांपल तो अपन लेते हैं इसके अंदर स्कोलोडोन का। ये स्कोलोडोन का हो गया, ये तो हो गई स्कोलोडोन, ठीक है, जिसको अपन सार्क भी कह देते हैं। और एक अपन ले लेते हैं इसके अंदर ऑस्टिक्टिज मछलियों में, तो अपन ले लेते हैं लेबियोरोहिता का। ये लेबियोरोहिता का पार्ट हो गया। चलो अब अपन चर्चा करते हैं इन कैरेक्टर्स की। देखो कैरेक्टर्स क्या है, तो सल्क जो होते हैं इसके अंदर वो प्लेकोइड प्रकार के, किसमें, इन मछलियों में प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। मतलब अगर बॉडी की अपन बात करते हैं तो बॉडी पे अपने को सल्क जो है वो दिखाई देते नहीं है। इनकी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी पे सल्क जो है वो अपने को दिखाई देते नहीं है। तो फिर अगर अपन इस बॉडी पे हाथ लगाएं तो अपने को सल्क जो है वो कांटे से हमारे स्ट्रक्चर में अपने को दिखाई देगी, मतलब कांटे से चुभेंगे इसके अंदर। ये जो स्केल्स होते हैं ये स्केल्स प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। और प्लेकोइड स्केल्स किसकी विशेषता है, तो ये कॉन्ड्रिक्टिज उपास्थि मछलियों की विशेषता है। बाकी इसके अलावा जितने भी सल्क पाए जाते हैं वो गैनोइड है, टीलोइड है, लेप्टोइड है, साइक्लोइड है,
ये जो स्केल्स पाए जाते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा डायग्राम वगैरह में देखे होंगे, तो ये मछलियां जो होती है इस मछलियों पे इस तरीके से अपने को ये सल्ग दिखाई देते हैं। इन मछलियों पे सल्ग जो है वो सल्ग अपने को दिखाई देते नहीं है, इनमें ये सल्ग अपने को दिखाई देते हैं। तो ये दिखाई देने वाले सल्ग जो होते हैं वो साइक्लोइड, टिलोइड, गैनोइड और लेप्टोइड प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के सल्ग होते हैं, वो इनके अलग अलग क्लासेस में पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर मुख भाग की। मुख जो होता है वो कहां पर है, तो मुख इसके अंदर अधर भाग में पाया जाता है। ये इसके अंदर मुख है, ये यहाँ पर मुख पाया जाता है। जबकि अगर ओस्टिक मछलियों की बात हम करते हैं तो मुख कहां पर है, तो टर्मिनल भाग पर, तो यहाँ पर ये मुख पाया जाता है। चलो फिर हम बात करते हैं गिल्स की। तो गिल्स जो होते हैं वो 5 से 7 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर ये 5 से 7 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। स्कूलोडोन की बात करते हैं तो वहां पर 5 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। अगर अपन लेबियोइडा की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। फिर एक कैप्रियो रह गया अपना कि ये है ओपरकुलम, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ओपरकुलम। तो ओपरकुलम क्या होता है, हिंदी वर्ड की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है गिल आवरण। ये होता है गिल आवरण। गिल आवरण क्या होता है, तो गिल को कवर करने वाला पार्ट। अब देखो अगर इन मछलियों को अपन देखते हैं तो ये मछलियां जो होती है इनके ऊपर तो गिल्स अपने को आसानी से बाहर से दिखाई देते हैं, तो ये तो खुले होते हैं, ये गिल्स जो होते हैं खुले होते हैं। यहाँ ओपरकुलम जो होता है वो ओपरकुलम अनुपस्थित होता है, यहाँ पर ओपरकुलम नहीं पाया जाता है। जबकि इन मछलियों की बात हम करते हैं तो इनमें गिल्स जो है वो अपन काउंट नहीं कर सकते। और ये जैसे गिल्स है इसके अंदर, ये गिल्स हैं, इन गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, ये कवरिंग पाई जाती है। ये जो कवरिंग होती है एक पंख के समान संरचना होती है, फिन्स के समान, तो ये कवरिंग जो होती है इसी कवरिंग को इसके अंदर ओपरकुलम कहा जाता है। तो ओस्टिक की मछलियां जो होती है इसके अंदर ओपरकुलम उपस्थित होता है। फिर हम बात करते हैं पूंछ की। पूंछ की अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था तुम लोगों को कि 2 तरीके की होती है, एक हेटेरोसर्कल है और एक होमोसर्कल है। हेटेरोसर्कल पूंछ की बात हम करते हैं तो ये जब पूंछ अपन देखें तो देखो इसके अंदर एक बार जो है ये बड़ा दिखता है और एक इसके अंदर छोटा दिखता है, मतलब इस तरीके से पूंछ होती है इसके अंदर। ये जो पूंछ है ये पूंछ हेटेरोसर्कल पूंछ कहलाती है। जबकि ये जो पूंछ होती है इस पूंछ को अपन अगर बनाए तो इसके अंदर ये दोनों भाग जो होते हैं ये दोनों भाग बराबर पाए जाते हैं, इसको अपन होमोसर्कल पूंछ कहते हैं। तो ऑस्ट्रिच मछलियों में होमोसर्कल पूंछ पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं वायुकोश। वायुकोश क्या होता है, तो ये होता है एयर ब्लैडर या अपन कह सकते हैं एयर सेक। ये एयर सेक ये भी मछलियों में पाई जाने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर एयर सेक जो होता है, एयर ब्लैडर जो होता है वो अनुपस्थित है और यहाँ पर ये वायुकोश जो होता है वो उपस्थित है। काम क्या आता है, तो इन मछलियों में लंग्स होते नहीं, गिल्स होते हैं। तो ये जो मछलियां हैं ऑस्ट्रिच मछलियां हैं अपने इन वायुकोशों में वायु भर लेती है, जिसके द्वारा वो आसानी से बहुत लंबे टाइम तक नीचे रह सकती है, एक जगह स्थिर रह सकती है। परंतु कॉन्ड्रिक्टिस मछलियां जो होती है वो कॉन्ड्रिक्टिस मछलियां अपने जीवन में कभी भी स्थिर नहीं हो सकती है, उनको अपने लाइफ टाइम तैरना ही पड़ता है। अब अपन कहें तो अगर नहीं तैरेगी तो क्या होगी, तो नहीं तैरेगी तो मछलियां जो है वो जल में डूब जाएगी। ये मछलियां जो है ये कुछ समय के लिए स्थिर रह सकती है इन वायुकोशों की उपस्थिति के कारण से। चलो ये अपने पीसीज का पार्ट हुआ। चलो सॉरी क्लास भी लेते हैं अपन इसके अंदर। क्लास की बात करते हैं तो क्लास जो है उसके अंदर 2 क्लासेस है। किसमें, कॉन्ड्रिक्टिस में। कौन कौन सी है, इलास्मोब्रेंकाई और एक आती है होलोसिपेल। इलास्मोब्रेंकाई की बात करते हैं तो इलास्मोब्रेंकाई का सबसे बढ़िया एग्जांपल अपन ने लिया स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन स्कोलियोडोन का मतलब हो गया कुत्ता मछली। होलोसिपेलाई की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है काइमेरा फिश। इसके अंदर एक फिश आती है, इसका काइमेरा नाम है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिच की क्लासों की। ऑस्ट्रिच की क्लासेस जो है उसके अंदर ये 2 क्लासेस हैं। 2 क्लासेस कौन सी, एक आती है टीरियोस्टाई और एक आती है डिप्लोइड। टीरियोस्टाई क्लासेस जो आती है, टीरियोस्टाई क्लासेस तो सामान्य ऑस्ट्रिच मछलियों की पार्ट होता है। टीरियोस्टाई फिशेज जो है इसके अंदर अपन एग्जांपल, सबसे बड़े एग्जांपल अपन ले लेते हैं लेबियोरुहिका। ये लेबियो जो है ये लेबियो इसी का एग्जांपल आता है। डिप्लोई, ये डिप्लोई मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इस डिप्लोई के बारे में अलग लेते हैं अपन। ये जो डिप्लोई वाला जो भाग होता है ये डिप्लोई है। इस डिप्लोई में लंग फिश पाई जाती है। लंग फिश का मतलब हो गया ऐसी मछलियां जिसमें गिल्स की जगह पर फेफड़े पाए जाते हैं। ये ऐसी मछलियां हैं जिसमें गिल्स की जगह पर फेफड़े पाए जाते हैं। तो ये जो डिप्लोई है इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट बना के लिखना तुम लोग। इनको अपन लंग फिश कहते हैं। लंग फिश हिंदी वर्ड की बात करते हैं तो इनको अपन फुफ्फुस मीन कहते हैं। फुफ्फुस मीन ऐसी मछलियां जिनमें श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं, ये फुफ्फुस मीन है।
इनमें जनरल क्वेश्चन जो बनता है वो तो यही आ जाता है कि निम्न में से फुफ्फुस मीन या लंग फिश जो है वो किस वर्ग में रखी जाती है, तो इसका वर्ग याद रखना जरूर, ये डिप्लोई में रखी जाती है। और डिप्लोई जो होता है वो किसका भाग होता है, ऑस्टिक फिश का भाग होता है। मतलब सीधा सा अपन कहेंगे कि ये लंग फिश जो होती है इसमें अंतः कंकाल किसका बना हुआ होता है, तो ये बोन्स का बना हुआ होता है, अस्थिल कंकाल पाया जाता है। अब अपन फुफ्फुस मीन के एग्जांपल भी लेते हैं, कई बार एग्जांपल पे पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जांपल इसके अंदर प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरेन, और एक आती है नियोसिरेटोडस। ये तीन मछलियां आती है, इनके वर्ड भी यही होते हैं इसके अंदर, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरेन और नियोसिरेटोडस। ये किस में आती है, तो ये मछलियां जो है वो लंग फिश कहलाती है, फुफ्फुस मीन कहलाती है। चलो नेक्स्ट अपन लेते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के ऊपर 4 क्लासें ली है। 4 क्लासों में पहली है एम्फीबिया, दूसरी है रेप्टिलिया, तीसरी है एबीज और चौथी है मैमल। ये 4 क्लासें हैं, 4 में से 2 जो हैं वो इस पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट 2 जो है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चलो अब बात करते हैं एम्फीबिया। देखो जनरल चारों के कैरेक्टर में बता देता हूँ। मेन कैरेक्टर जो है जनरल अपने सिलेबस में जहां पर दिए जाते हैं तो क्लासिफिकेशन के मेन कैरेक्टर जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। एम्फीबिया की बात करते हैं तो ये कैसे प्राणी है, तो ये उभयचर है। उभयचर का मतलब होता है ये जल और थल दोनों पर रहने वाले एनिमल है। तो इनको क्या बोला जाता है, तो ये प्रथम स्तरीय कोऑर्डिनेट जंतु है। मतलब पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट जंतु थे वो एम्फीबियंस हैं। पर अगर अपने पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि प्रथम पूर्ण स्तरीय कोऑर्डिनेट जंतु है, तो अपने पास आंसर किसका आता है, रेप्टाइल्स का। ये प्रथम पूर्ण स्तरीय कोऑर्डिनेट जंतु है। एबीज की बात हम करते हैं तो एबीज के अंदर फिन्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। तो विंग्स पाए जाते हैं और मुख पर चोंच पाई जाती है, दंत रहित चोंच पाई जाती है। तो मेन कैरेक्टर जो है ये 2 पार्ट इसके हो गए। मैमल्स की बात करते हैं तो इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, तो इसके कैरेक्टर्स की बात हम करते हैं तो इसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। इसके अलावा डायफ्राम पाया जाता है। इसके अलावा शरीर पर बाल पाए जाते हैं। इसके अलावा बाहरी जो कर्णपिन्ना है, ये बाहरी कर्णपिन्ना पाया जाता है। तो ये 3-4 कैरेक्टर जो है वो मैमल्स के हैं, और अपने अकॉर्डिंग अपने जो है मेन ये कैरेक्टर जो है इन्हीं कैरेक्टर से एप्लीकेशन बन जाता है। चलो अब अपन डिटेल पढ़ते हैं वर्ग एम्फीबिया। एम्फीबिया की चर्चा अपन करते हैं तो ये प्रथम स्तरीय कोऑर्डिनेट जंतु है। एम्फीबिया में एग्जांपल सबको पता है, एग्जांपल क्या आते हैं, तो एग्जांपल में अपन लेते हैं इसके अंदर मेंढक। ये मेंढक सबका देखा हुआ है तो एग्जांपल बहुत अच्छे से याद भी हो जाते हैं। एम्फीबिया की अपन चर्चा करते हैं तो प्रथम स्तरीय कोऑर्डिनेट जंतु है। कैसे होते हैं, असमकापी है। असमकापी का मतलब अपन कूल ब्लडेड कह सकते हैं, या इसका एक नाम और होता है, इसको अपन पोइकिलोथर्मल कहते हैं। पोइकिलोथर्मल प्राणी होते हैं। पोइकिलोथर्मल का सीधा सा मतलब ऐसा तब प्राणी का, अभी मैंने बताया नहीं वो पीसीज के दौरान बताया कि इसके अंदर क्या होता है, इसमें रक्त जो होता है वो ठंडा होता है और वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है। इसी कारण से इसमें 2 रिएक्शंस पाई जाती है। 2 रिएक्शन कौन सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है चीजों को। 2 रिएक्शन पाई जाती है, कौन कौन सी पाई जाती है, एक तो पाई जाती है इसके अंदर शीत निद्रा, और एक पाई जाती है इसमें ग्रीष्म निद्रा। शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा। तो ये है क्या, मतलब सीधा सा अपन ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्राणी एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ये दोनों प्राणी जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तब भी दिखाई नहीं देते हैं, और जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब भी दिखाई नहीं देते। रीजन इसका ये होता है कि रक्त जो होता है वो वातावरण के अनुसार चेंज हो जाता है और ये मर सकते हैं। इसके कारण से ये एक मीडियम टेम्परेचर जो होता है तभी बाहर निकलते हैं। चल आगे चलते अपन। हार्ट जो होता है इनका 3 कक्षीय होता है। अब 3 कक्ष कौन कौन से बन जाते हैं, तो 3 कक्षों में अपन चर्चा करते हैं। तो 3 कक्षों में 2 तो हो जाते हैं इसके अंदर आलिंग, और एक हो जाता है नीले। तो ये 2 ऑरिकल हो जाते हैं और एक वेंट्रिकल हो जाता है। तो अपने से पूछ लिया जाए कि शरीर में शुद्ध रक्त जाएगा या फिर मिक्स रक्त जाएगा, तो देखो ये ऑरिकल जो होता है वो अशुद्ध रक्त ग्रहण करेगा, ये शुद्ध रक्त ग्रहण करेगा, और दोनों आकर नीले में मिक्स हो जाते हैं, और ये मिक्स रक्त जो है वही शरीर में पहुंचाया जाता है। तो शरीर में इसके अंदर शुद्ध रक्त जाता ही नहीं है। फिर बात करते हैं क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व जो होती है वो इसके अंदर 10 पेयर्स पाई जाती है, 10 जोड़ी पाई जाती है कपाल तंत्रिकाएं। श्वसन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपने। श्वसन की बात हम करते हैं तो श्वसन जो होता है मेंढक में श्वसन मुख गुहा भी कर सकती है, त्वचा भी कर सकती है और फेफड़े भी कर सकती है। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन जाता है क्वेश्चन
कि इसमें शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा, मेंढक में शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा के दौरान जो है वो शोषण किसके द्वारा होता है। अब देखो शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा के दौरान क्या होता है कि मेंढक मिट्टी के अंदर दबा हुआ होता है, मिट्टी के अंदर दबा हुआ होता है, अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है ये, और उस समय इसकी मुख गुहा मतलब मुख भी बंद है, और फेफड़ों की बात करें तो नाक बंद है तो फेफड़े भी बंद है। इसके कारण से शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा में शोषण केवल त्वचा करती है, केवल त्वचा करती है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर आपने से पूछा जाए कि एम्फीबियन प्राणियों में श्वसन कैसे होता है तो ये 3 प्रकार के श्वसन है, मुख गुहा भी करती है, त्वचा भी करती है और फेफड़े भी करती है। पर अगर आपने से ये पूछा जाए कि इसमें श्वसन शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा के दौरान किस में होता है, हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन, इस दौरान श्वसन जो है वो श्वसन केवल और केवल त्वचा के द्वारा होते हैं, क्योंकि ये दोनों अक्रियाशील रहते हैं। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आता है पार्ट यहाँ पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट वृक्क निवाहिका तंत्र, और एक आता है यकृत निवाहिका तंत्र। ये यकृत निवाहिका तंत्र जो है ये तो अपन सीधी सी बात ये कहेंगे कि सभी कोर्डेट, मतलब ये सबसे पहले एम्फियोक्सस में मतलब सिफेलोकोर्डेट्स की बात करते हैं, तो सिफेलोकोर्डेट्स में उद्भव हुआ इसका, और सभी कोर्डेट एनिमल्स में यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। पर अगर वृक्क निवाहिका तंत्र की बात करते हैं तो ये वृक्क निवाहिका तंत्र एम्फीबिया में, पीसीज में होता है, एम्फीबिया में होता है, रेप्टाइल्स में होता है और एविज में होता है। ठीक है, क्लियर है, पीसीज में होता है, एम्फीबिया में होता है, रेप्टाइल्स में होता है और एविज में होता है। अगर अपन ये चर्चा करें कि होता कहां नहीं है तो ये नहीं होता है, ये साइक्लोस्टोमेस में नहीं होता है, मतलब जो अपन ने पढ़ा अभी साइक्लोस्टोमेट एग्नेथा वाले जो प्राणी एग्नेथा में नहीं होता है, और ये मैमल्स में नहीं पाया जाता है। चलो आगे अपन चर्चा करते हैं कि इनकी त्वचा जो होती है वो त्वचा कैसी है, तो त्वचा सल्क रहित होती है, चिकनी होती है, सल्क नहीं पाए जाते हैं, रंग बदलने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है, इसको मेटाक्रोसिस कहा जाता है। अग्रपाद जो होते हैं उसमें 4 अंगुलियां हैं, पश्चपाद में 5 अंगुलियां होते हैं। अब अपन इसके 3 गणों की बात करते हैं, 3 गण कौन कौन से, 3 गणों की जब अपन बात करते हैं तो पहला आता है इसके अंदर एन्यूरा। ये देखो कैरेक्टर जो होते हैं, कैरेक्टर किस तरीके से दिए गए हैं, एन्यूरा, एपोडा और यूरोडेला। एपोडा से अपन सीधा सा ये कहेंगे कि इसके अंदर पैर नहीं पाए जाते हैं, एपोडा मतलब पैर अनुपस्थित हैं। इसके अंदर एग्जांपल आता है इक्थियोफिश। इक्थियोफिश का ही नाम होता है अंधबीन, ब्लाइंड फिश होती है ये वास्तव में एम्फीबिया है, नाम है केवल मीन या फिश, ठीक है, ये एम्फीबियन प्राणी है। एन्यूरा की जब बात करते हैं तो एन्यूरा में क्या होता है, मैं एग्जांपल मेंढक है तो मेंढक में पूंछ नहीं होती है, केवल लार्वावस्था में पाई जाती है, तो इसमें केवल पैर पाए जाते हैं। यूरोडेला की जब बात हम करते हैं इसे कोर्डेटा भी कहा जाता है, ध्यान रखना कोर्डेटा नहीं है, ये कोर्डेटा है। यूरोडेला को कोर्डेटा भी कहा जाता है, और ये ऐसे एनिमल है जिसके अंदर पूंछ भी होती है और पैर भी पाए जाते हैं। एन्यूरा में केवल पैर हैं, एपोडा इसमें पैर नहीं होते हैं, और यूरोडेला इसके अंदर पूंछ और पैर दोनों होते हैं, इसमें पैर नहीं होते हैं, इसमें पूंछ होती है। ठीक है, तो इस 3 गणों से अपन एग्जांपल लेते हैं, 3 मेंढक, इक्थियोफिश और यहाँ आता है सैलामेंडर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके अंदर, एक आता है लार्वा। इसके अंदर लार्वा आता है एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल लार्वा इसी यूरोडेला के प्राणी होता है एम्बायोस्टोमा, ये एम्बायोस्टोमा होता है। इस एम्बायोस्टोमा का लार्वा है एक्सोलोटल लार्वा। ये एक्सोलोटल लार्वा जो है इसमें एक रिएक्शन पाई जाती है, और इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझना इसको, ये रिएक्शन जो होती है नियोटेनी, या इसको अपन कहते हैं पीडोजेनेसिस। नियोटेनी या पीडोजेनेसिस होती क्या है, ये एम्बायोस्टोमा से जो लार्वा प्रोड्यूस होता है, लार्वा जो बनता है, ये लार्वा बिना एडल्ट में बने हुए, बिना एडल्ट में कन्वर्ट हुए रिप्रोड्यूस करने लग जाता है, मतलब इसके अंदर जनन होने लग जाता है, लार्वा से ही जनन होने लग जाता है। इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं अपने, इसके अंदर जननांग जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं और लार्वा ही जनन करने लग जाता है। इसी रिएक्शन को कहा जाता है नियोटेनी या पीडोजेनेसिस। क्लियर, तो ये अपने एम्फीबिया का पार्ट हुआ। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के बेसिक कैरेक्टर्स हैं, इनको कंपैरिजन करके याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होते हैं। पहली बात हम करते हैं रेप्टिलिया प्रथम पूर्ण स्थलीय जंतु है, पहला है जो कि पूर्ण स्तर पर रह सकता है, जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी कैसा है, असमतापी है, कोल्ड ब्लडेड है। हार्ट जो होता है, हार्ट कैसा होता है, इसके अंदर 4 कक्षीय, कैसा अपूर्ण 4 कक्षीय, कैसा अपूर्ण 4 कक्षीय कैसे होते हैं, तो अपन ये कहें कि ये इसका हार्ट है, ये हार्ट में ये दो हो गए आलिंद, और नीले वाला जो पोर्शन होता है वो अपूर्ण विभाजित होता है, मतलब आंतरिक और बाहरी रूप से अभी तक ये अपूर्ण रूप से 4 कक्षीय है, या सीधा सा अपन इसको बाहरी रूप से 3 कक्षीय हृदय ही कहते हैं। पर इसका ही एक प्राणी है
रेप्टाइल्स का एक प्राणी होता है मगरमच्छ। रेप्टाइल्स का एक प्राणी है मगरमच्छ। इस मगरमच्छ में हार्ट की जब बात की जाती है तो इसके अंदर पूरे 4 कक्ष बन जाते हैं। ध्यान रखना, ये अपवाद स्वरूप होता है और सबसे विकसित रेप्टाइल्स के अंदर काउंट किया जाता है। मगरमच्छ क्रोकोडाइल जो होता है इसके अंदर हार्ट जो होता है वो पूर्ण 4 कक्षीय होता है। फिर आगे बात करते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व जो होती है वो इसके अंदर 12 जोड़ी पाई जाती है। श्वसन की बात करते हैं, श्वसन लंग्स के द्वारा होते हैं। अब फेफड़े जो है वो पूर्ण विकसित हो चुके होते हैं। रीनल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दोनों पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं त्वचा जो होती है उस पर सल्क होते हैं। अब अभी अपन ने पीसीज का पढ़ा था, पीसीज के दौरान मैंने ये बताया था कि पीसीज में जो सल्क पाए जाते हैं वो मेसोडर्मल होते हैं। पीसीज के सल्क मेसोडर्मल होते हैं, पर यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये एपिडर्मल सल्क है, मतलब बाहरी त्वचा से ही बने हुए होते हैं। फिर हम बात करते हैं अग्रपाद व पश्चपाद दोनों में 5-5 अंगुलियां पाई जाती है। उच्चतन के आधार पर कैसे प्राणी हैं तो यूरिक कोटेलिक होते हैं, यूरिक कोटेलिक प्राणी होते हैं। अंडे कैसे होते हैं उनके, अतिपित्त की, मतलब मोटे अंडे होते हैं, पित्त की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो है वो मस्तिष्क में पाए जाने वाले कोंडाइल जो है उस कोंडाइल के आधार पे, मतलब छिद्र होते हैं इसके अंदर, उन छिद्रों के आधार पे ये 4 पार्ट बनाए गए इसके। एक होता है एनेप्सिला, एक होता है पैरेप्सिला, एक होता है साइनेप्सिला और एक होता है डायप्सिला। अब इसमें से केवल 2 ही पढ़ी जाती है। रीजन उसका ये होता है कि ये पैरेप्सिला और साइनेप्सिला जो होते हैं इनके एनिमल जो है वो पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं। फिर भी एक बार बता देता हूं कि डायनासोर जो थे ये डायनासोर इस पार्ट में रखे जाते थे। डायनासोर जो है वो इस पैरेप्सिला का पार्ट था। अब अपन 2 क्लासों की बात करते हैं इसके अंदर, एनेप्सिला और डायप्सिला की। एनेप्सिला जो है इसके अंदर एक गण आता है जिसका नाम होता है कीलोनिया। एक गण आता है कीलोनिया। ये कीलोनिया जो होता है इसके अंदर एग्जाम्पल अगर रखते हैं अपन तो इसमें आते हैं एग्जाम्पल कछुआ, इसमें टोर्टोइज एग्जांपल आते हैं जो कि एनेप्सिला का पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं डायप्सिला। डायप्सिला जो है उसके अंदर 3 ऑर्डर बनाए गए। एक आता है रिम्फोसीलिया, एक आता है स्क्वामेटा और एक आता है क्रोकोडिलिया। तो क्रोकोडिलिया नाम से पता है इसके अंदर क्या रखे जाएंगे तो क्रोकोडाइल्स रखे जाएंगे। स्क्वामेटा जो होते हैं इस स्क्वामेटा में आती है 2 पार्ट, एक आता है लेसेटिलिया, एक आता है ओफिलिया। ये केवल बताने का रीजन इतना सा है कि क्वेश्चन जो बनते हैं वो इतना बन जाता है कि छिपकली किसका पार्ट है तो छिपकली लेसरटिलिया में रखी जाती है। छिपकली लेसरटिलिया में रखी जाती है, जबकि सर्प की बात हम करते हैं, सांप जो आते हैं वो रखे जाते हैं ओफिलिया में। तो ये लेसरटिलिया में छिपकलियां रखी जाती है और ओफिलिया में सर्प रखी जाती है। क्रोकोडिलिया में क्रोकोडाइल और इधर किलोनिया जो होता है इसके अंदर कछुए रखे जाते हैं। तो ये अपने 2 पार्ट एम्फीबिया और रेप्टाइल जो है वो कंप्लीट है। स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे अपन एडीज और मैमल्स के बारे में चर्चा करते हैं। चलो अब अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं एवीज और मैमेलिया के बारे में। पहली बार बात करते हैं एवीज के बारे में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना इनका। एवीज में जो है वो बाकी जितने भी वर्ग हैं उनके अलावा बहुत सारे अलग कैरेक्टर हैं। चर्चा अपन करते हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो अध्ययन की बात हम करते हैं तो अध्ययन जो है वो कहलाता है इसका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी एक अपन चीज छोड़ गए, वहां पे रेप्टाइल्स जो है, रेप्टाइल्स का अध्ययन जो होता है वो हर्पेटोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी, तो वो मेंशन करना उसको, हर्पेटोलॉजी। ये हर्पेटोलॉजी जो होता है वो एम्फीबियन प्लस रेप्टाइल्स दोनों के अध्ययन को बोला जाता है हर्पेटोलॉजी। चलो वापस आ जाते हैं अपने बीच पे। ये प्राणी जो होते हैं वो समतापी होते हैं, गर्भोदधारी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स होता है। शरीर पर दांत रहित चोंच पाई जाती है। तो कैरेक्टर क्या हो गया इसका, चोंच है और चोंच में दांत नहीं होते हैं। उड़ने के लिए शरीर पर क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। पंख क्या होते हैं तो पंख जो होते हैं वो अग्रपाद का रूपांतरण होते हैं। पंख जो है वो अग्रपाद का रूपांतरण है। तो सीधा सा अपन ये कहें कि ये टेट्रापोडा में रखा जाएगा तो बिल्कुल रखा जाएगा, क्योंकि आगे वाले पैर जो हैं वो पंख बना देते हैं और पीछे वाले पैर जो होते हैं वो चलने में काम आते हैं। फिर बात करते हैं सल्क की। तो सल्क मैंने बताया था, पीसीज की सल्क की बात करते हैं तो वो सल्क किसके होते हैं तो वो डर्मल सल्क होते हैं। यहाँ पर किसके हैं, एपिडर्मल है। और वो केवल कहाँ पाए जाते हैं तो केवल पश्चपाद में पाए जाते हैं, शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं त्वचा जो होती है वो ग्रंथि रहित होती है। इंपॉर्टेंट पार्ट है।
त्वचा जो होती है उसकी ग्रंथि रहित होती है, पर एक ग्रंथि पाई जाती है। कहां पर? तो ये पाई जाती है पूंछ पर। नाम क्या है? तो यूरोपाइयल ग्रंथि होती है, या इसको अपन प्रीन ग्रंथि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ये पूंछ पर जो ग्रंथि पाई जाती है यूरोपाइयल, या इसको अपन प्रीन ग्रंथि कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं ध्वनि यंत्र। ये आपने आया हुआ है, जेड में पूछा हुआ क्वेश्चन आपने, ध्वनि यंत्र। ध्वनि यंत्र की बात हम करते हैं तो इसको अपन सीलिंग्स कहते हैं। हिंदी वर्ड जो आता है इसका वो आता है शब्दिनी। वैसे सीलिंग्स वर्ड से ही आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, शब्दिनी नाम से नहीं आया हुआ है। हड्डियां जो होती है वो खोखली होती है, क्योंकि इसको उड़ना होता है तो शरीर का वजन कम करना होता है, इसलिए हड्डियां खोखली होना आवश्यक होता है। फेफड़ों की बात हम करते हैं तो फेफड़े जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं, पर उनके साथ में 9 वायुकोश जुड़े हुए होते हैं। इसके कारण से ये अपने आप में बहुत बड़ी संरचना बन जाती है और शरीर के अंदर वायु ही वायु रहती है। इसके कारण से शरीर बहुत हल्का हो जाता है। वी आकार की स्थिति पाई जाती है। वी आकार की स्थिति कौन सी होती है? फर्कुला स्थिति। तो पाई कहाँ जाती है? तो अगर अपन बात करें तो जैसे अपन ने ये कहा कि ये पंख है, इन पंखों के बीच में, मतलब ये जो पंख है इसके, इन पंखों के बीच में यहाँ पर ये आकार की स्थिति पाई जाती है। इस अस्थि जो है, इस अस्थि को कहा जाता है फर्कुला अस्थि। हृदय की बात हम करते हैं तो हृदय 4 कक्षीय है, पूर्ण 4 कक्षीय हृदय होता है। मतलब सीधा सा अपन ने कहा कि 2 आलिंद बन गए और 2 नीले बन गए। कपाल तंत्रिकाओं के ऊपर चर्चा करते हैं तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ गया, क्रोप ग्रंथि। ये क्रोप ग्रंथि होती क्या है? तो ये क्रोप ग्रंथि आहार नाल का एक हिस्सा होती है। आहार नाल के पार्ट में यहाँ पर, जैसे अपन कहें कि ये गला जो है एलिमेंट्री कैनाल का, इस गले में यहाँ पर ये पाई जाती है क्रोप ग्रंथि। देखा होगा तुम लोगों ने कबूतर वगैरह में गला जो होता है वो हल्का सा फूला हुआ होता है। तो ये क्रोप ग्रंथि में करते क्या है? तो कबूतर को कितना भी दाना डाल दो, कबूतर को कितना भी दाना डाल दो वो दाना चुनता रहेगा। तो ये दाना जो है वो यहाँ पर एकत्रित किया जाता है। ये ग्रंथि क्रोप ग्रंथि होती है। काम क्या होता है? तो काम होता है इसका मिल्क प्रोडक्शन का। ये दुग्ध ग्रंथियां नहीं है, केवल दूध जैसा पदार्थ इसके द्वारा स्रावित होता है। ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। और विशेष चीज ये है कि ये नर और मादा दोनों में पाई जाती है। नर व मादा दोनों में पाई जाती है। क्लियर है? नर व मादा दोनों में पाई जाती है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्रोप ग्रंथि आहार नाल का एक हिस्सा होती है, गले में पाई जाती है। इसके अंदर मूत्राशय अनुपस्थित होता है, क्योंकि शरीर का वजन कम करना होता है, इसकी वजह से ये अनुपस्थित होता है। आरबीसी जो होती है वो इसके अंदर केंद्रक युक्त होती है। फिर हम इसके अंदर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट माने गए, आर्कियोग्निथी, पैलियोग्निथी और नियोग्निथी। आर्कियोग्निथी जो पार्ट होता है इसके अंदर आते हैं पुराने पक्षी जो कि जीवाश्म के रूप में है। ये जीवाश्म में एग्जांपल अपने आता है इसके अंदर आर्कियोप्टेरिक्स। इसके अंदर एग्जांपल आता है अपने आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो कि क्या था? जो कि एवीज और रेप्टाइल्स इन दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी के रूप में माना जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल्स और एवीज के मध्य की संयोजक कड़ी माना जाता है। अब संयोजक कड़ी का मतलब होता है उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर होते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स का केवल जीवाश्म मिला है इसका। आर्कियोप्टेरिक्स जो है, इस आर्कियोप्टेरिक्स की चोंच में दांत हुआ करते थे और पूंछ जो होती है पूंछ में हड्डी हुआ करती थी। और ये दो रेप्टाइल्स के कैरेक्टर हो गए, बाकी शरीर पर पंख है और चोंच उपस्थित है, तो ये पक्षियों के कैरेक्टर हो गए। फिर आता है पैलियोग्निथी। पैलियोग्निथी ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर पंख जो होते हैं वो थोड़े कम विकसित होते हैं, शरीर का आकार जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो जैसे इसके अंदर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं, कीवी आता है, शत्रुमुर्ग आता है, शत्रुमुर्ग आता है। तो ये एनिमल जो होते हैं इसके अंदर पैर बहुत ज्यादा विकसित हो जाते हैं, पंख जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं, शरीर का बड़ा आकार होने के कारण से ये उड़ नहीं पाते। नियोग्निथी जो होते हैं, नियोग्निथी में वेल डेवलप्ड विंग्स पाए जाते हैं, पंख बहुत अच्छे पाए जाते हैं, इसके कारण से ये पक्षी जो है ये उड़ने वाले और आधुनिक पक्षी कहलाते हैं। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्ग मेमेलिया। मेमेलिया के अध्ययन की बात करते हैं तो मेमेलिया का अध्ययन जो है वो कहलाता है मेमोलॉजी। इसको कहा जाता है मेमोलॉजी। फिर हम बात करते हैं कि ये प्राणी भी कैसे होते हैं, समतापी होते हैं। इनका रक्त का टेम्परेचर जो है वो भी वातावरण के साथ साथ चेंज नहीं होता है। शरीर पर स्तन ग्रंथियां उपस्थित है, मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। शरीर पर बाल और बाहरी कर्ण उपस्थित है। फिर इसके साथ साथ इसमें डायफ्राम भी उपस्थित है। 4 कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैमल्स के लिए। स्तन ग्रंथियां उपस्थित है, शरीर पर बाल होते हैं, बाहरी कर्ण होता है और डायफ्राम होता है। ये 4 कैरेक्टर केवल मैमल्स के कैरेक्टर हैं, मैमल्स में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं इनका जो ध्वनि यंत्र होता है इसको अपन लैरिंक्स कहते हैं, कंठ जिह्वा अपन कहते हैं।
आरबीसी जो होती है वो केंद्रक रहित होती है। अपवाद तो लोगों को पता ही है इसके अंदर, अपने स्तनधारियों में 2 अपवाद आते हैं। कौन कौन आता है? तो एक तो आता है ऊंट और एक आता है लामा। ये 2 स्तनधारी ऐसे होते हैं जिसकी आरबीसी में केंद्रक होता है। फिर हम बात करते हैं इसका हृदय जो होता है, हृदय कैसा है? तो हृदय इसका 4 कक्षीय होता है, 4 कक्षीय होता है। और रक्त का परिसंचरण कैसा होता है? तो डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। कैसे? तो इसको समझ लो थोड़ा सा। अगर अपन बात करते हैं ये 4 कक्षीय हृदय होता है, ये 4 कक्षीय, ये 2 आलिंद हो गए, 2 नीले हो गए। तो ये जो भाग होता है इस भाग में तो केवल अशुद्ध रक्त आता है। ये अशुद्ध रक्त आलिंद में आया, फिर नीले में आया और शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला गया। और फेफड़ों से ये रक्त जो है वापस मतलब दोबारा हृदय में प्रवेश करता है और हृदय के दूसरे भाग में प्रवेश करता है। तो हृदय के दूसरे भाग में प्रवेश करता है, दोबारा प्रवेश करता है, इसलिए इस परिसंचरण को क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहा जाता है, मतलब रक्त का दोहरा परिसंचरण। तो ये 4 कक्षीय हृदय में पाए जाते हैं। क्रेनियल नर्व की बात हम करते हैं तो क्रेनियल नर्व ये 12 जोड़ी होती है। टीथ 4 प्रकार के पाए जाते हैं, सबको पता है तुम लोगों को। ये इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर होते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब ये दांत जो है वो कैसे होते हैं? तो देखो दांतों का प्रकारों की बात हम करते हैं। थिकोडोंट है, थिकोडोंट का मतलब क्या होता है? ये गर्तदंती होते हैं, मतलब ये दांत जो होते हैं वो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। डायफाइडोंट की बात हम करते हैं तो क्या है? तो ये द्विबारदंती होते हैं। द्विबारदंती मतलब 2 बार आ सकते हैं। और हेट्रोडोंट की बात हम करते हैं तो ये विषमदंती होते हैं। विषमदंती का मतलब हो गया कि दांत अलग अलग प्रकार के, मतलब ये 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। अब यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि द्विबारदंती जो है इसमें 2 बार दांत कितने दांत जो है वो मानव में 2 बार आ सकते हैं। तो मानव में 20 दांत जो होते हैं इसको अपन मिल्की टीथ कहते हैं। मिल्की टीथ 20 दांत जो होते हैं ये मिल्की टीथ कहलाते हैं। ये जीवन में दोबारा आ सकते हैं। बाकी जो 12 दांत बच गए ये स्थायी दांतों में आते हैं। ये दांत जो हैं अगर टूट गए तो ये वापस नहीं आते हैं। चलो फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक आता है प्रोटोथीरिया और एक आता है थीरिया। इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया की बात हम करते हैं तो इसके अंदर कौन आता है? तो अंडे देने वाले स्तनधारी आते हैं। मतलब ये कैसे एनिमल है? तो ये ओविपेरस एनिमल है, ओविपेरस। इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि सामान्य देखो मैमल्स का कैरेक्टर क्या है? सामान्य मैमल्स का कैरेक्टर है कि ये शिशु उत्पन्न करते हैं। पर इसी मैमल्स में एक अपवाद स्वरूप मान लो कि ये प्रोटोथीरिया प्राणी होते हैं। प्रोटोथीरिया के प्राणी जो होते हैं ये ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। इनमें एग्जांपल आता है डक बिल प्लेटिपस। ये एग्जांपल, ये नाम याद रखना प्लेटिपस का। ये प्लेटिपस का एग्जांपल पूछा जाता है कि इनमें से अंडे देने वाला स्तनधारी जो है वो कौन है। फिर बात हम करते हैं थीरिया। थीरिया जो होते हैं इस थीरिया में शिशु उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक मेटाथीरिया और एक यूथीरिया। मेटाथीरिया की अपन चर्चा करते हैं तो ये ऐसे एनिमल होते हैं जो कि ना तो विकसित शिशु उत्पन्न करते हैं और ना ही इनके द्वारा अंडे उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये एनिमल जो आते हैं वो ओविपेरस में आते हैं। एग्जांपल तुम लोगों को पता है कंगारू आता है। कंगारू में तुम लोगों को पता है कि पेट के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, इसको मार्सुपियल झिल्ली कहते हैं। इसलिए इस एनिमल्स को क्या बोला जाता है? मार्सुपियल कहलाते हैं। मार्सुपियल झिल्ली जिसको शिशुदानी कहते हैं। तो शिशु का जन्म होते ही अल्प विकसित शिशु जो होता है उसका जन्म होते ही इस मार्सुपियल झिल्ली में इसको रख लिया जाता है। फिर इसके बाद में विकसित होने के बाद इसको बाहर निकाला जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है ओविपेरस। इन हिंदी मतलब होता है अंडजरायुज, मतलब शरीर से अंडे पृथक होते हैं और तब तक पृथक नहीं होते हैं तब तक जब तक वो शिशु नहीं बन जाता है। तो ये ओविपेरस में आता है। और सबसे विकसित मैमल्स की बात हम करते हैं या सबसे विकसित पृथ्वी पर प्राणियों की बात करते हैं तो ये प्राणी जो आते हैं वो यूथेरियंस होते हैं। यूथेरियंस में ये विविपेरस होते हैं, शिशु उत्पन्न करने वाले एनिमल्स होते हैं। बाकी सभी एनिमल जो होते हैं जैसे मानव है, गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीता, ये सभी जो है ये यूथेरिया एनिमल्स में रखे जाते हैं। इसके ले लो।